हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ प्लीज़ लव मी की एक वन शॉट स्टोरी लेकर आ रही हूँ, जो कि एक फंक्शन स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा लंजा है, बॉटम हमारा विंग है। और यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ कि आज मैं पोस्ट डालूँगी जहाँ पर आप लगभग अगले 48 या 72 घंटे के लिए वो पोस्ट खुली है, जहाँ पर आप जितनी भी एफएफ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना मुझसे, वो कर दीजिए। और हाँ, आपको वहाँ पर बताना होगा आपको वांगशन एफएफ चाहिए, शियांगवेन एफएफ चाहिए, और कम से कम 300 शब्दों में उस पोस्ट में आपको सब चीज़ें बतानी होगी। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि शियांगवेन की रिक्वेस्ट मेरे पास कम आती है, फिर सारे लोग शिकायत करते हैं कि दी शियांगवेन सुनाओ। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि शियांगवेन वाले 2 एफएफ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ वांगशन वाले 2 की एफएफ की रिक्वेस्ट मत करना, शियांगवेन वाले सिर्फ कर सकते हैं और उनकी एफएफ आ सकती है। और गाइस 72 घंटे में मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ जाती हैं। तो मैंने आपको मतलब 3 दिन का समय दिया है, आज, कल, परसों रात 12 बजे वो ऑप्शंस आपके बंद हो जाएंगे। मतलब 10 से 12 बजे के बीच में ऑप्शन बंद हो जाएंगे। और कम से कम 300 शब्दों में अपनी एफएफ को ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसी चाहिए। उसमें टॉप ज़रूर मेंशन कीजिए कि मुझे टॉप वांगजी चाहिए, टॉप विभूषण चाहिए, ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ओमेगा वाली स्टोरी भी चाहिए तो आप ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि मुझे ओमेगा वर्स चाहिए। तो चलिए आज के एफएफ को हम शुरू करते हैं, जो कि मुझे मेमुन ने सजेस्ट किया था। और मैंने उन्हें कहा था कि उन्होंने पोल खुलने के बाद सजेस्ट किया था, और मैंने उन्हें कहा था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। लहन परिवार और वे परिवार काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के घर में अब धीमे धीमे करके बच्चे भी होने लगे थे। वे जांग से और उनकी पत्नी ने देर से बच्चे प्लान किए थे, इसलिए जब तक लहन शिचन का जन्म हुआ था ना, तब तक वी जांग से अपने आप को ग्रोथ कर रहा था। और जब लवांगची का जन्म हुआ और वेवुशन का जन्म हुआ, तब उनकी मम्मियाँ इकट्ठे प्रेग्नेंट हुई थी। वो इकट्ठे बच्चों की शॉपिंग किया करती थी, और वो हमेशा चाहती थी कि उनके बच्चे बहुत अच्छे दोस्त बनकर पैदा हों। और यहाँ पर जो जब पैदा होते हैं ना उनके बच्चे, जैसे कि लवांगची और वेवुशन, वो हमेशा ही एक साथ रहा करते थे, क्योंकि जो वे फैमिली थी ना उनका घर, और जो लैन फैमिली थी उनका घर बिल्कुल साथ साथ हुआ करता था। बिजनेस में भी वो एक दूसरे के पार्टनर्स थे। इसलिए जो वेवुशन था ना और जो वांगजी था, उनकी जो परवरिश होती है, खेलना कूदना मस्ती करना, वो एक साथ हुआ था। यहाँ पर लैन शिचन बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन जो लवांगची थे और जो वेवुशन थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी बच्चे हुआ करते थे। वो इतनी मस्ती किया करते थे, इतनी प्लानिंग, मतलब इतनी प्लॉटिंग करते थे। वो सारा प्रैंक ना शिचन पे किया करते थे दोनों मिलके। और जब वो किचन में हुआ करते थे तो सारी किचन तहस नहस कर देते थे। कभी फ्रूट का टोकरा गिरा देते थे, कभी प्याज वाले टोकरा गिरा देते थे, और कभी जानबूझकर आटा गिरा दिया करते थे। दोनों की करते हुए इधर उधर पूरे घर में भागते रहते थे। यहाँ पर जो मैडम लैन होती थी ना, वो वेवुशन और लवांगजी को मस्ती करते हुए देखकर सोचती थी कि उनके बचपन के दिन वापस आ गए हैं, क्योंकि ये पूरे टाइम ना ये सारे बच्चे लैन मेंशन में होते थे। क्योंकि जो लैन ही होती थी ना, वो जॉब पे नहीं जाती थी, वो बच्चों का ख्याल रखती थी। और यहाँ पर कांग्से सरन बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं, वो एम्बिशियस होती हैं, इसलिए वो अपने पति के साथ जॉब पर जाया करती थी, मतलब कंपनी के अंदर जाती थी। और यहाँ पर वी जांग से कांग्से सरन और लेंचिंग एंड जुन जो थे, वो मिलकर अपनी कंपनी को बढ़ा रहे थे, जहाँ पर लेंचिरन भी आया करते थे। ऐसे ही ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। वेवुशन और लवांगची दोनों के दोनों बचपन से ही एक साथ एक किंडरगार्टन में जाया करते थे, जहाँ पर अगर वेवुशन को कोई कुछ कह देता था तो लवांगची उसके साथ लड़ पड़ता था, और लवांगची को कोई कुछ कह देता था तो वेवुशन उसके साथ लड़ पड़ता था। और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। 6 साल होने तक दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अचानक से एक दिन वी जांगसे को यहाँ पर अपनी साली के घर, यानी कि मैडम यू के घर जाना था। और यहाँ पर गलती से जब वो वेवुशन को ना लैन फैमिली के पास छोड़कर वहाँ जा रहे थे ना, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। वेवुशन बहुत ही छोटा था, नादान था। उसे तो यही लगता था कि उसके मम्मा पापा वापस आएंगे, पर उसके मम्मा पापा कभी वापस आए ही नहीं। और हमेशा वो अपने मम्मा पापा की राह देखता रहता था, गेट पे बैठा रहता था। और लवांगजी हमेशा उसे कहता था कि तुम किसकी राह देख रहे हो। उसके मम्मा पापा के बरियल के टाइम भी, जब उन्हें कब्र में दफनाया जा रहा था, तब भी वेवुशन को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सबने उसे कहा कि मम्मा पापा ना सो रहे हैं, और वो सो रहे हैं ना, इसलिए उन्हें अब गहरी मिट्टी में दबाना होगा। वो बच्चा छोटा सा बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि नहीं, मेरे मम्मा पापा को सोने के लिए धरती में क्यों डाल रहे हो, उन्हें तो आप लोग बेड पे सुला सकते हो ना। पर उस बच्चे को पता ही नहीं था, उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप की कब्र बना दी जाती है, जहाँ पर उन्हें
ज़िंदगी भर के लिए सुला दिया जाता है। और वो बार बार कहता था मम्मा पापा कब उठेंगे, कब आएंगे, लेकिन किसी के पास उस नन्हे से बच्चे के लिए कोई जवाब नहीं होता था। ऐसे करते करते जब इन सब चीज़ों का प्रोसीजर गुजरता है ना, विभूषण हमेशा रोता था, बार बार कहता था मैडम जो लैन थी उनसे कि मेरे मम्मी पापा कब आएंगे। वो कभी कभी उसे अपनी गोद में सुला लेती थी, जिसकी वजह से वांगची भी जिद करता था कि मैं भी गोद में आऊँगा। वो दोनों को ही जगह देती थी, लेकिन जब लवांगची को लगने लगा कि विभूषण को ज़्यादा उसकी माँ प्यार करती है, तो वो थोड़ा सा ऐसे नाराज़ हो जाता था अपनी माँ से। और ये सब चीज़ें ना मैडम यू भी कहीं ना कहीं नोटिस कर रही थी, इसलिए वो एक दिन तुरंत ही लैन परिवार में आ गई थी। वो अपने वकील को भी साथ लेकर आई थी, क्योंकि जो विभूषण था ना वो था तो उनकी बहन का बेटा, तो विभूषण को जो उसके बायोलॉजिकल जितने भी रिश्तेदार हैं उनको ही सौंपा जा सकता था। लैन फैमिली इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका जो गार्जियन था ना वो मैडम यू को बनाकर पहले से ही उसकी मॉम ने रखा हुआ था। ये इन केस कुछ भी होता है ना, तो उसके जो गार्जियन होंगे वो मैडम यू यानी कि खांगसे सरन की बहन होंगी, क्योंकि वी जांगसे जो थे ना वो इकलौते थे। और वी जांगसे की मॉम डैड की मृत्यु के बाद उनका कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं था, कोई भाई बंधु भी नहीं था, लेकिन खांगसे सरन की थी मैडम यू, जो कि उनकी सगी बहन थी। तो उन्होंने उनको विभूषण को सौंप दिया था। विभूषण को जब यहाँ लैन फैमिली के घर से लेकर जाया गया ना, तो वो बहुत रोता है। उसे मैडम यू मतलब अपनी माँ से बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा चिल्लाने, डांटने, गुस्सा करने वाली इंसान थी, तो वो बहुत रोता है। वो लवांगची के गले लग लग के रोता है, मैडम लैन के गले लग लग के रोता है, क्योंकि उसे यहाँ से नहीं जाना था, एक घर से नहीं जाना था। हालांकि उन दोनों की स्कूलिंग एक ही है, पर विभूषण बहुत रोता है। उसे अगले दिन जब उसे मैडम यू घर लेकर जाती है ना, तो मैडम यू उसे सीधा धमका देती हैं, जिसकी वजह से वो रोना तो चाहता है, पर मैडम यू के गुस्से के सामने रो नहीं पाता। वो तो बेचारा चुपचाप खाना भी खा लेता है, क्योंकि वो मैडम यू से बहुत ज़्यादा डरता था। इतना ज़्यादा डरता था कि उसका तो पेंट में सूसू ही निकल जाता था, क्योंकि जब भी उसकी मासी एकदम डरावने लुक के साथ उसे गुस्से में चिल्ला कर कहती थी विभूषण, इतनी सी बात में वो बेचारा बहुत डर जाता था। वो बचपन से ही डरता आया था मासी से। ऐसे करते करते वो जब स्कूल में जाता है, लवांगची को देखता है तो उसके गले मिल के रोने लग जाता है। वही लवांगची जो अपनी मम्मी के पास विभूषण के बैठने से चिढ़ता था, अब वो विभूषण की खुद से दूर जाने से कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। अब विभूषण उसे घर में भी नहीं दिखता था, तो दोनों बच्चे स्कूल में एक दूसरे को मिल के गले मिलकर रोने लग जाते थे। जब भी पूरा दिन स्कूल में खेलते और जब भी घर जाने का टाइम होता, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के एक दूसरे के मतलब बाहों में बाहें डालकर रोना शुरू कर देते थे, हक कर लेते थे। उन्हें छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैडम यू विभूषण को एक बार डांट लगाती थी और वो बेचारा पीछे हट जाता था, पर लवांगची उसे पकड़ के रखता था, नहीं नहीं नहीं। ऐसे करते करते ही ना इन लोगों के स्कूल के डेज निकलते हैं। स्कूल डेज में लवांगची बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया था, और यहाँ पर विभूषण भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गया था। ये स्कूल एक साथ जाया करते थे, एक साथ इन्हें रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। और विभूषण की जो मासी थी ना, वो उससे बहुत काम कराती थी। जैसे ही वो छोटी छोटी क्लास में होता था, तो घर जाने के बाद उसे सारे खिलौने समेट के रखने पड़ते थे। यहाँ तक कि जो उसकी मासी के बच्चे हैं, जियांग यानली और जंगचा भी अगर कोई खिलौने इधर उधर फैला दे, तो विभूषण को ये सब साफ करना पड़ता था। और बचपन से ही उसे मतलब घर में जिस तरह से सर्वेंट को कहा जाता था ना, पानी लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो चीज़ बचपन से ही विभूषण को समझा दी गई थी। इसलिए वो जब स्कूल आता था, उसके बाद जब उसे घर जाना होता था ना, तो घर जाते ही वो अभी कपड़े चेंज भी नहीं करता था कि उसकी मासी उसे 10 काम बता देती थी। जैसे कि घर जाते ही पहले खाना सब खाएंगे, उसके बाद जब नौकरों की बारी आती थी खाना खाने की, तो उनके साथ विभूषण को बैठा दिया जाता था। स्कूल टाइम से ही उसके साथ ये भेदभाव छोटी क्लासेस से ही करना चाह रहा था। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ डस्टिंग करने की है, तो जैसे उसकी कोई नौकरानी एब्सेंट है, तो वो चीज़ सिर्फ विभूषण को करनी पड़ती थी। चाहे वो घर क्लीन करना हो, यूटेंसिल क्लीन करने हो, बर्तन मांजने हो, या कोई छोटी मोटी चीज़ें धो के देनी हो, या खाना बनाने में हेल्प करनी हो। और विभूषण को बिल्कुल छोटा सा कमरा दिया गया था सीढ़ियों के नीचे रहने का, जहाँ पर मतलब वो बड़ी मुश्किल से ही एक खटोला कह लो या चारपाई कह लो, वो डालकर सो पाता था। उसके पास ज़्यादा जगह भी नहीं होती थी। हालांकि जो जियांग यानली थी, जंगचा थे, उन्हें अच्छे बड़े बड़े रूम दिए गए थे। जो विभूषण के पेरेंट्स थे ना, उनकी कंपनी में भी जो उनका हिस्सा था ना, उसके शेयर्स भी बाकी लोगों ने ले लिए थे। लैन फैमिली ने कुछ पैसा विभूषण के नाम कराया, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि मैडम यू का
स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दिए थे कि विवेशन को कुछ पैसे ना 18 साल की उम्र होने के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि अगर अभी हम पैसा दे देंगे तो वो विवेशन पे नहीं लगेगा, क्योंकि विवेशन बाकी के मुकाबले बहुत पतला होता था, उसकी डाइट भी बहुत मतलब फीकी सी होती थी, उसका मन भी हमेशा मरा रहता था। और मैडम यू ना जिस तरह से उसकी अपने बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते थे ना, तो उस तरह से विभूषण को नहीं भेजती थी, उसे पूरा टाइम घर में रखे रखती थी, उसी छोटे से कमरे में बंद रखती थी, और विभूषण कभी मटर गश्ती करे, उनके साथ खेले। और अगर कोई किसी चीज़ का नुकसान जंक्षा से भी हुआ है ना, तो घुटनों पर विभूषण को पूरा टाइम बैठना पड़ता था। यहाँ तक कि वो कभी कभी विभूषण पे हाथ भी उठा देती थी, थप्पड़ भी मार देती थी, चाहे गलती किसी की भी हो, विभूषण की हो, जंक्षा की हो, जंग्याली की हो, लेकिन पिटाई हमेशा विभूषण की होती थी। तो इसलिए ना कभी कभी जंक्षा उसे बुली भी किया करता था कि मेरा ये काम कर दो, जैसे कि मेरा होमवर्क कर दे, वरना मैं मम्मी को बता दूंगा। इसलिए विभूषण ना बहुत बहुत तंग आ जाता था, कभी कभी रोता भी था वो अपनी मम्मी पापा की फ़ोटोज़ के सामने बैठ के, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर मेरे माँ बाप होते ना तो ये दिन मैं कभी नहीं देखता, कोई मुझे बुली नहीं कर सकता था। मतलब उसके मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और स्पेशली मैडम लैन तो उसे और भी ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि कभी कभी वो मैडम लैन के घर भी जाया करता था। जैसे महीने में एक बार वीकेंड पे वो चला जाता था पढ़ाई के नाम पर लवांगची के घर में, और यहाँ पर जियांग फैमिया खुद ही उसे छोड़ देते थे, क्योंकि वो कहते थे, क्योंकि वो ना जो भी रिक्वेस्ट करता था ना, सिर्फ उस घर में जियांग फैमिया थे जिनसे वो कर सकता था, क्योंकि बाकी तो बच्चे थे, बच्चे कुछ कर नहीं सकते थे, और मैडम यू का स्वभाव थोड़ा खड़ूस सा था। तो यहाँ पर मैडम लैन उसे बहुत प्यार करती थी, तो उसका मन करता था कि वो मैडम लैन के पास आके रहना शुरू कर दे। लवांगची भी उसे बहुत कडल करके, और स्कूल में भी कोई उसे बुली ना करे तो हमेशा लवांगची उसे प्रोटेक्ट करके रखता था। क्योंकि एक बार ना विभूषण जैसे वॉशरूम वगैरह जा रहा होगा, तो उसकी किसी से ऐसे ही टक्कर लग गई थी शोल्डर से शोल्डर, तो कुछ लोग ना उस पर बुली करने लगे थे, उसे पीटने के लिए आ गए थे, और विभूषण वैसे भी खाता कम था, जान तो उसमें थी नहीं, तो उसे मतलब बिल्कुल कॉलर से पकड़ के एक बच्चे ने उठा लिया था जो कि सीनियर क्लास का था। तो लवांगजी तुरंत वहाँ आ गया था, और लवांगजी ने उस बंदे को पीट दिया था। यहाँ तक कि इस मामले को कम करने के लिए विभूषण इतना डर गया था कि उसने लवांगजी से कहा कि प्लीज़ किसी को मत बताना, मेरे पेरेंट्स अगर मेरी मासी आ गई तो वो मुझे पीटेंगी। तो लवांगजी ने सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लिया था। तब वहाँ मैं लैनी भी आई थी, मैडम लैन को बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी हुई थी कि लवांगची ने ऐसा किया है, पर लवांगची ना कुछ नहीं बोलता। लवांगची घर जाके अपनी मॉम को सब बता देता है कि विंग को बुली किया गया था, इसलिए मैंने वहाँ ऐसा किया, लेकिन प्लीज़ किसी को मत बताना, वरना विंग की जो मासी है ना वो उसे ढंग से जीने नहीं देंगी और उसे पनिश करेंगी, वो शायद हो सकता है उसे स्कूल से भी निकाल दें। तो ये चीज़ ना कहीं मैडम जो लैन थी वो समझती थी कि सीन क्या चल रहा है। विभूषण हमेशा से ही लवांगची के पास बैठता था, लवांगची उसके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बना कर लेके जाता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद विभूषण को ना अच्छे से खाना नहीं मिल रहा। तो लवांगची के साथ ना उसकी मॉम हमेशा एक लंच फालतू भेजती थी, ज़्यादा सामान भेजा करती थी, ताकि ना विभूषण को भी चीज़ें मिल सके, विभूषण को नई नई चीज़ खाने को मिल सके। उन्हें पहले बता देती थी विभूषण गए। विभूषण को लवांगची से बहुत लगाव होने लगा। विभूषण बाकी के मुकाबले बहुत मस्कुलर नहीं था, बहुत फेमिनाइन सा हुआ करता था, तो इसलिए वो ना लवांगची को देखता रहता था, जो उसे पूरे स्कूल टाइम में प्रोटेक्ट करता था। विभूषण के नज़दीक ज़्यादा कभी कोई लड़कियां भी नहीं आई, उसकी दोस्त भी नहीं थी, उसका लवांगची के अलावा दोस्त ही नहीं था। वो पूरा टाइम लवांगची उसके पीछे जाना, उसके साथ खेलना, स्पोर्ट्स में भी उसे चेयर अप करना, उसका भागा दौड़ी करना, उसके लिए पानी लेकर आना, क्योंकि जो विभूषण था ना उसका स्वभाव थोड़ा सबमिसिव बन गया था। घर में जैसे वो काम करता रहता था, तो उसे लवांगची के लिए भी ऐसे छोटे मोटे काम करने पसंद थे। लवांगची को विभूषण को प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता था, विभूषण के साथ ऐसा दोस्त घूमना अच्छा लगता था, विभूषण से बात करनी अच्छी लगती थी, और वो हमेशा उसके साथ ही रहता था, क्योंकि वो जानता था कि विभूषण के घर में कहीं ना कहीं उस पर अत्याचार हो रहा है। विभूषण इस दोस्ती को प्यार समझने लगा। जब वो 10th क्लास में था ना, पहली बार उसकी प्यूबर्टी हिट हुई थी, पहली बार उसकी बॉडी में कुछ सेंसेशन हुए थे, उसे पहली बार लगा था कि हाँ उसकी जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है वो कुछ हरकत कर रहा है। तो उसने सोच लिया था कि उसे ना तब सिर्फ लवांगची इमेजिनेशन में आ रहा था। उसने पहली बार जब रोमांटिक मूवी देखी, उसमें किस सीन देखा, और उसकी जगह एकदम कठोर जैसी हो गई थी, उसके लोअर पार्ट एकदम कठोर हो गया था। तो उसने सिर्फ जब अपने आप को छुआ तो उसके सामने जिसका चेहरा आ रहा था ना वो था लवांगची, क्योंकि उसने टीवी में ना किस करते हुए देखा था 2 लोगों को, और वो बस ये सोच रहा था कि काश लवांगची उसके सामने हो, उसे वो किस कर दे। फिर वो लवांगची के लिए ऐसी रोमांटिक चीज़ें सुनता था जब भी, तो लवांगची के चेहरे को याद करता था। कोई गाना सुन रहा है तो लवांगची को याद कर रहा है, फिर वो ना छोटी छोटी एफर्ट्स डालने लगा
जैसे उनके स्कूल्स में ना एक्टिविटी के नाम पर ऐसा नहीं है कि आप बस खेल लो। उनके स्कूल में जैसे कुछ लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी दी जाती थी कि आप पेंटिंग करो, आप गाना गाओ, आप म्यूज़िक्स में जाओ। और आप ये सब नहीं कर रहे तो आप, जैसे हमारी मम्मी बुनाइयाँ कर करके स्वेटर, ग्लव्स ये बनाती हैं, तो ये सब करो। तो लवांगची के लिए वेवोशन भी एक कार्डिगन बुनता है, ठीक है, क्योंकि ये उनकी एक्स्ट्रा क्लास की एक्टिविटी होती है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है मफलर, कैप और कार्डिगन बुन के। वो लवांगची को भी देता है। जब उनकी क्रिसमस आती है उसमें वो उसे गिफ्ट, एज अ गिफ्ट देता है। और वो अपने जो उसे पॉकेट मनी छुप छुप के जो जियांग फेमिया देते थे, हालांकि मैडम यू भी देती थी कुछ पॉकेट मनी, पर छुप छुप के जो जियांग फेमिया उसे पॉकेट मनी देते थे ना, उसमें से वो कुछ पैसे बचा के ऊन लेकर आता था, लवांगची के लिए चीज़ें बनाता था। मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था ये चीज़ें करना। और कभी कभी वो जहाँ अपने पैसे छुपा के रखता था ना, वहाँ से जंगछा पैसे चुरा के भी ले जाता था। लेकिन जंगछा को जब एहसास होने लगा ना बड़े होते होते कि नहीं, वेवोशन की भी कुछ ज़रूरतें हैं और उसकी मॉम उस पर हार्श हो रही है, तो फिर जंगछा ने कहीं ना कहीं, जब वो 10th क्लास में आया, तो वेवोशन के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया। विंग जो था ना, वो जंगछा से ना सिर्फ 1 क्लास आगे होता था। तो जंगछा ने भी जब देखा था ना कि विंग पर कुछ लोग मतलब मारने लगे थे, पर लवांगची ने उसे बचा लिया, तो जंगछा समझ जाता है कि उसका भाई ना थोड़ा डरपोक सा है और वो भी अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। विंग 11th-12th में कोई और सब्जेक्ट लेना चाहता था, जैसे कि उसे आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत पसंद था। लेकिन उसने लवांगची के चलते ही अपना जो प्रोजेक्ट था उसे चेंज कर लिया था। उसने कॉमर्स ले ली थी ताकि वो बिज़नेस के बारे में पढ़ सके, क्योंकि लवांगची को आगे चल के अपने पापा का बिज़नेस संभालना था। तो यहाँ पर विंग भी जो है 11th-12th में अपने साथ कॉमर्स ले लेता है। और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई हो रही थी ना, तो मैडम यू की, जब विंग 12th में होता है ना, तो मैडम यू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। एक्चुअली वो ना घर में ही कुछ काम करते करते सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके बाद उनकी कमर में बहुत ज़्यादा चोट आती है। और उनकी कमर में ना, मतलब उनको ना बेड रेस्ट बोला गया था काफ़ी टाइम के लिए, लगभग 3-4 महीने वो बेड रेस्ट पे थी। और जब वो बेड रेस्ट पे थी ना, तब उनकी सेवा करने के लिए ज़्यादा लोग थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, यानली की पढ़ाई हो गई थी, वो कॉलेज में थी, और जो जंगछा था वो 11th में था। लेकिन उन्होंने वेवोशन, जो इसके 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, उसे 6 महीने के लिए स्कूल से सीधा कहा गया कि उसके ना जो भी पढ़ाई होगी वो घर में करा देंगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो नहीं करा सकती थी, वो करा रही थी, वो उसके लिए ट्यूटर भी रख देती थी। लेकिन वेवोशन को पूरा टाइम स्कूल ना जाकर घर में रहना पड़ता था। घर में उसे अपनी मासी की सेवा करनी पड़ती थी, उनका ख्याल रखना पड़ता था, उनका जो भी खाना पीना, बाथरूम वगैरह जो भी बिस्तर पे होता था वो सब करता था। लेकिन वो लवांगची को बहुत मिस करता था। वो सैटरडे संडे भी पूछता था कि आज घर में सब है तो मैं जाऊँ। लेकिन उसे महीने में सिर्फ 1 बार लवांगची से मिलने की इजाज़त मिलती थी। उसमें वो लवांगची से ज़्यादा बातें करता, लेकिन लवांगची और उसके बीच में ना दूरी आनी शुरू हो गई थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि लवांगची और वो दोस्त नहीं है, पर लवांगची की ना प्रायोरिटी बदलने लगी। क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है ना कि फिर लवांगची किसी और के साथ बैठने लग गया, किसी और से बातें करने लग गया। और वेवोशन ने जो अपने बोर्ड्स के पेपर भी थे ना, वो भी घर से जाके दिए थे। उन 6 महीने वेवोशन और लवांगची में थोड़ी दूरियाँ आ गई थी। लवांगची बड़ा हो रहा था, एडल्ट हो रहा था, उसका थोड़ा लेडीज़ की मतलब तरफ झुकाव आ रहा था, लड़कियों के प्रति उसे झुकाव आता था, लड़कियों से बहुत बातें करता था। और वेवोशन भी जब उसके घर जाने लगा, तो लवांगची अपनी क्लास के और बच्चों से चैटिंग में लगा रहता था। तब नए नए ना बहुत सारी सोशल मीडिया भी खुली थी, तो लवांगची उन पर भी जाता है, आईडी बनाता है, कभी किसी से बात करता है, कभी किसी से। तो वेवोशन का दिल थोड़ा टूटता था, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अब लवांगची और वेवोशन बिजनेस वाले एक स्कूल में एडमिशन, मतलब एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं 12th का रिजल्ट आने पे। वेवोशन का जो नंबर थे ना, वो बाकी लोगों के मुकाबले, उसने मेहनत तो बहुत की थी, पर वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाया था। तो उसके नंबर लवांगची के मुकाबले थोड़े कम आए थे। तो लवांगची ने जब कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो उसका एडमिशन तो बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन वेवोशन को सेक्शन अलग मिला था। जैसे होता है ना, एक सेक्शन में 60 बच्चे, क्योंकि कॉलेज में आप एक क्लास में 60 बच्चों के एडमिशन ही ले सकते हो, जिनमें से 8 बच्चे कोटा के हो सकते हैं, बाकी के 52 आप नॉर्मल तरीके से। उसी तरीके से 2 बैचेस हुआ करते थे। वेवोशन को इवनिंग का बैच मिला था, और दूसरी मतलब इवनिंग टाइम का उसका कॉलेज होता था, लवांगची का सुबह का होता था। लेकिन सिर्फ जो शाम के जो 4 घंटे होते थे, इनकी क्लासेस 7 होती थी। वेवोशन ने जैसे तैसे करके ना जद्दोजहद की, और सेकेंड काउंसलिंग में
जो इवनिंग वाली काउंसलिंग टाइम था उसमें अपने आप को एनरोल कर लिया और अपनी क्लासेस ले ली, अपने एडमिशन करा लिया। लेकिन जब वो देखता है ना कि सुबह जो लवांगची की क्लासेस होती थी, जो 3 से 4 क्लासेस उसकी निकल जाती थी, उसमें लवांगची अपनी क्लास में आई हुई एक नई लड़की मेम्या को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। और फिर लवांगची ने पहली बार किसी लड़की को देखा था, क्योंकि वो इतने साल से तो विंग के साथ टाइम स्पेंड करता था, तो वो उसके मन में गुदगुदी होती थी। वो जो हमारी मेम्या है उसके साथ टाइम बिताने लगा, उसे बात करने लगा। यहाँ पर उसका पहली बार एक्सप्लोर होता है, वो पहली बार बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ बैठना, क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है कि कॉलेज में ना आप किसी के साथ भी बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक लड़की लड़की के पास ही बैठेगी और लड़का लड़के के पास बैठेगा, नहीं, आप कोई किसी भी तरीके से बैठ सकते हो। जैसे बीच में एक लड़का, साइडों में 2 लड़कियाँ, या एक लड़का एक लड़की, या 2 लड़के एक लड़की, कैसे भी बैठ सकते हो। तो इसी तरीके से लवांगची बैठता था। उसके एक साइड में बैठी थी वेंचिंग और एक साइड में बैठती थी मेम्या। अब ऐसे करते करते लवांगची का जो टाइम होता था, क्योंकि उसको सुबह इवनिंग शिफ्ट होती थी, बाकी के 4 लेक्चर भी विभूषण जो था वो अपनी क्लास में लेता था, लवांगची अपनी क्लास में, तो इन लोगों का खाने का रूटीन भी चेंज होने लगा। अब लवांगची से दूर होकर विभूषण को और ज़्यादा रियलाइज़ होने लगा कि वो लवांगची से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो हमेशा लवांगची से मिलने की कोशिश करता था, पर दोनों मिल नहीं पाते थे। बहुत रेयर होता था कि दोनों लाइब्रेरी में जाकर कुछ नोट्स बना लें। उसके अलावा लवांगची अपने दोस्तों के साथ अगर कभी बंक लेता था तो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था, और उनके प्लान क्या होता था, सुबह बन जाता था। जब तक विभूषण आता था तब तक तो वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता था। तो विभूषण को ये चीज़ काफ़ी हर्ट करती थी कि जो उसका इकलौता दोस्त था लवांगची, वो उससे दूर हो गया है। उसे ये चीज़ें बहुत, ऐसे ही उसके कॉलेज का पहला साल जाता है। पहला साल जाने के बाद उसी जहाँ पर विभूषण था, जिस जगह पर, वहाँ पर जंगचा ने भी एडमिशन ले लिया था, क्योंकि वो उससे 1 क्लास ही पीछे था। तो जंगचा जब नया नया आया तो उसने नोटिस किया कि लवांगची जो है उसका सीनियर है, और लवांगची के पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन जब वो देखता था ना कि लंच टाइम में विंग सिर्फ लवांगची की तरफ देख रहा है, क्योंकि लवांगची बाकी सारे अपने ग्रुप्स के साथ खाता था, चला जाता था, और उसका जो भाई था ना विंग, वो अकेला खाता था, अकेला रहता था, अपना लेक्चर अटेंड करता था, उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था कि विंग को समझ में आ गया था उसकी सेक्सुअलिटी ये है। तो वो अपना अकेला रहता था, वो लड़कियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, इवन वो लड़कों में भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो वांगची के अलावा किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। पर वांगची अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था। तो जंगचा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो विभूषण के साथ बैठना खाना शुरू कर देता है। हालांकि वो भी ज़्यादा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके भी दोस्त यार बन रहे थे, उसके भी ग्रुप बन रहे थे, और उसका नया दोस्त बन चुका था न्यू सेंग, जो कि उसी के साथ आया था, उसी की उम्र का था। विभूषण के कोई ज़्यादा दोस्त नहीं होते। अब विभूषण जब 2nd ईयर में लवांगची की बर्थडे पार्टी होती है, तो लवांगची एक ग्रैंड पार्टी देता है, जहाँ पर वो जंगचा, विभूषण सबको बुलाता है। विभूषण काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। विभूषण ना लवांगची की बर्थडे पार्टी के लिए लगभग 3 दिन से तैयारी कर रहा था। वो सोचता है मैं लवांगची को क्या दूँ। वो लवांगची के लिए खूब सारे गिफ्ट लेता है। एक तो वो रोज़ का बुके बनवाता है, दूसरी वो उसकी फेवरेट चॉकलेट्स और उसे जो भी चीज़ पसंद है, स्वीट्स वगैरह वो लेता है, स्नैक्स लेता है। तीसरी चीज़ वो एक अपने बजट के अकॉर्डिंग ही एक चांदी की अंगूठी लेता है, क्योंकि गोल्ड वगैरह उसके अभी अफोर्ड किया नहीं था, तो वो चांदी की अंगूठी लेता है, और वो सोचता है कि वो लवांगची को उसके बर्थडे पे प्रपोज़ करेगा सबके सामने। वो अपना माइंड बना चुका होता है, और वह अपने रूम में जैसे बाकी चीज़ें छोड़कर, मतलब बुके छोड़कर बाकी चीज़ें उसने अपने रूम में रखी हुई थी लवांगची की पार्टी में जाने के लिए। तो जंगचा उसके कमरे में आता है और बोलता है कि चलो साथ चलते हैं। जंगचा ने नई बाइक ली थी, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। जंगचा ना विभूषण के गिफ्ट्स को टटोलता है। जब विभूषण ना तैयार हो रहा था, तो अचानक से वो उन गिफ्ट्स में ना अंगूठी देखता है, तो वो उसके बॉक्स को खोलता है कि विभूषण तुरंत ही आके कहता है, ये क्या कर रहे हो, ये मैंने लवांगची के लिए लिया है। जंगचा पहले उसकी तरफ देखता है, ज़ोर से सांस लेता है और कहता है, ओह, तो क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। विभूषण के चेहरे पे ब्लश सा आ जाता है, और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे ना प्रपोज कर दूँ। जंगचा को तो पता था कि कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगी। उसे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि लवांगची ना विभूषण को अभी पसंद नहीं करता है, और अगर विभूषण जल्दीबाजी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन विभूषण की जो एक्साइटमेंट थी वो एक अलग ही लेवल की थी। इस वजह से वो
विभूषण का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, विभूषण मुझे लग रहा है तुम जल्दीबाजी कर रहे हो। विभूषण कहता है, कहाँ जल्दीबाजी। वो उसके हाथ से रिंग लेता है बॉक्स के अंदर और फिर बॉक्स को बंद करते हुए सारे गिफ्ट्स को बटोरने लगता है और कहता है, मैंने उसके लिए इतना ज़्यादा वेट किया है, तुम्हें पता है मैं उसे बचपन से प्यार करता आया हूँ। शायद जब हम थोड़ी छोटी ग्रेड में थे, मुझे उसकी हमेशा से आदत थी। जंगछा, तुम तो जानते हो सब कुछ, और तुम्हें पता है मुझे लवंगची बहुत ज़्यादा पसंद है। बस आजकल ना हम लोगों को एक दूसरे की क्लास अलग होने की वजह से एक दूसरे के साथ समय नहीं मिलता। यहाँ पर जंगछा थोड़ा सा सैड हो जाता है। विभूषण की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं थी, मुश्किलों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ ने विभूषण की ज़िंदगी कितनी नर्क बनाई हुई थी, जंगछा ये बात अच्छे से जानता था और वो विभूषण का फ़िलहाल दिल नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन वो विभूषण को कहता है, जो भी करना सोच समझ के करना, जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला मत लेना विंग, वरना तुम्हें दुख हो सकता है। और जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ रहूँगा, याद रखना तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई जंगछा है। और यहाँ पर विभूषण कहता है, ओहो तुम मुझे ऐसे ज्ञान मत दो, मेरा कौन सा दिल टूटा है। लेकिन ये बात सुनकर जंगछा को बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या पता अभी तक नहीं टूटा लेकिन आगे टूट जाए। यही सोचकर वो लोग जंगछा बाइक पे बिठाता है और विभूषण को पार्टी ले जाता है। जंगछा को भी विभूषण का भाई होने के नाते उस पार्टी में इनवाइट कर लिया गया था। वो जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं पार्टी में अभी लेंचुजन सिर्फ सबको यहाँ पर गैदर हो रहे हैं, सबको ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन लवंगची कहीं भी नहीं है। यहाँ पर विभूषण लेंचुजन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, गग आप आ गए फ़ौरन से, इतनी जल्दी, मैंने सोचा ही नहीं था आप इतनी जल्दी आ जाओगे। यहाँ पर लेंचुजन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, और तुमने भी अपनी मास्टर्स जाकर फ़ॉरेन में करनी है, याद है ना, मैंने तुम्हारे फॉर्म भर दिए हैं। यहाँ पर विभूषण जो था ना वो कहता है, गग वैसे लवंगची कहाँ है। यहाँ पर लेंचुजन ने विभूषण के हाथ में एक बड़ा सा बुके देखा था और तो और बहुत सारी चीज़ें देखी थी गिफ्ट्स में। तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम ना लगता है उसकी सारी फेवरेट चीज़ें फिर से इस बर्थडे पे उठा लाए हो। तुम्हें कितनी बार कहा है विभूषण उसे स्पॉइल मत करो वांगची, वरना तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, उसे स्पॉइल मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। यहाँ पर लेंचुजन कहते हैं, वांगची और विभूषण को कुछ नहीं हो सकता, और वो सिर हिलाते हुए वहाँ से चले गए थे। यहाँ पर विभूषण अपने हाथों में बहुत सारे गिफ्ट लेकर एक्साइटेड होकर कभी एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते सारी जगह देख रहा था कि कहीं भी उसे हल्का सा वांगची का ग्लिम्स मिले। लेकिन तभी अचानक से उस जगह की लाइट बंद हो गई थी और अब सीढ़ियों पे फोकस होता है, जहाँ से दो लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के आ रहे थे। ये चीज़ देखते ही विभूषण की जो पकड़ थी ना अपने उन गिफ्ट्स पे, वो और भी ज़्यादा कसके हो गई थी, क्योंकि ये जो दो लोग आ रहे थे ना, ये कोई और नहीं बल्कि वांगची और म्याम्या हैं। म्याम्या ने बड़ी ही एलिगेंटली यहाँ पर वांगची का हाथ पकड़ा हुआ था। धीमे धीमे कदमों से चलकर उन्होंने आगे की तरफ आते जा रहे थे। यहाँ पर विभूषण के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि वो सबसे पहले जाकर अपने वांगची को विश करेगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर वांगची अपने हाथ में माइक लेते हुए आगे की तरफ आते हुए अब सबको कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को अपने जन्मदिन वाले दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी से मिलाना चाहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी को रौनक से भर दिया है और मैं अपनी सारी खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मीट माई गर्लफ्रेंड म्याम्या। और ये सुनते ही सारे लोग शॉक्ड और तालियों की गड़गड़ाहट सारी जगह को गूंजने पर मजबूर कर देती है। पूरे के पूरे उस पार्टी एरिया में सिर्फ तालियों की झटपट गड़गड़ाहट या फिर कहें कि गूंजना सारी जगह हो रहा था। विभूषण की तो आंखें आंसुओं से भर आई थी। वांगची ने यहाँ सबके सामने म्याम्या का हाथ पकड़ा, म्याम्या के हाथ पे ऐसे हल्का सा किस किया और कहा कि अब ये मेरी लाइफ पार्टनर है और सब कुछ भविष्य में ठीक चलता रहा तो यही मेरी सोलमेट, मेरी वाइफ भी बनेगी। ये सुनते ही विभूषण तो धक्का लग गया था कि ये क्या हुआ है। अभी विभूषण को लग रहा था जैसे कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा हो, कहीं लवंगची प्रैंक तो नहीं कर रहा ना। और यहाँ पर जंगछा जो था वो और भी ज़्यादा शॉक्ड था। वो बार बार विभूषण को देखे और लवंगची को, लेकिन विभूषण तुरंत ही स्माइल करता है। जंगछा मन में सोचता है, विभूषण तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी विभूषण एकदम से
वो काले अंधेरे से हट के स्पॉटलाइट की तरफ जाता है और वो तुरंत ही कहता है, लवांगची हैप्पी बर्थडे। मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम्हारे और मेम्मा के बीच कुछ भी नहीं है। विभूषण वहाँ अचानक से सबके सामने जाकर पहली बार करेज दिखाते हुए लवांगची को बुके देता है, उसे बाकी के गिफ्ट्स देता है और तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठकर अपनी उस रिंग को निकाल देता है। वो रिंग जो शायद उसने लवांगची को प्रपोज करने के लिए खरीदी थी, और तुरंत ही सबके सामने कहता है, लवांगची मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वक्त लगेगा, पर मैं एक छोटा सा कमिटमेंट चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? लवांगची भी हैरान था, विभूषण ये क्या कर रहा है। लवांगची ने तुरंत कहा, विंग क्या तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है? क्या मैंने तुम्हें कोई गलत इशारा दिया है? देखो मैं ये नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए इसे चुना है। यहाँ पर विंग का माथा ठनक गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही कहा कि ये क्या बोल रहे हो तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम तो हमेशा से मुझसे प्यार करते आए हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करते थे स्कूल टाइम से, बचपन से, और आज तुम मेम्मा से प्यार कर रहे हो। तुमने कितने साल मुझे दिए हैं, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नज़र नहीं आता? लवांगची तुरंत ही कह देता है, विंग मैंने तुम्हें दोस्त की तरह ट्रीट किया है, हम बस दोस्त थे, लेकिन तुम उस रिलेशनशिप का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेम्मा और मैं, हम जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ, तो प्लीज़ हम दोनों के बीच में मत आना। ये सुनते ही विभूषण का टमाटर सनक गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत ही कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो लवांगची, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझसे हर चीज़ की, तुम अपनी हर चीज़ बचपन से लेकर सिर्फ मुझसे शेयर करते आए हो, और उसके बावजूद भी तुम सोच रहे हो तुम इसके साथ जीवन बिता सकते हो। आखिर इसने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया जो तुम मेरी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते? लवांगची को गुस्सा आता है। लवांगची ने कहा, शट अप, तुम उसके बारे में कैसे बोल सकते हो? विंग ने कहा, तुम इसके लिए मुझसे लड़ रहे हो? लवांगची मैं तुमसे प्यार करता हूँ हमेशा से। लवांगची ने यहाँ पर चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देखा, क्योंकि यहाँ पर मेम्मा बीच में आ गई। उसने तुरंत ही विंग को धक्का मारते हुए कहा, मेरे वांगची से दूर रहो। और हाँ, रही बात, मैंने उसमें कोई ऐसा जादू नहीं किया है, मैं कोई चीप नहीं हूँ, तुम चीप हो। अपने स्टैंडर्ड को देखो, जियांग्स के घर में एक नौकर जैसी औकात है तुम्हारी, उसके बावजूद भी तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे टक्कर लोगे। मैं मेम्मा हूँ, जिन खानदान की इकलौती डॉटर हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पंगा ले लोगे? तुमने अपनी औकात देखी है, बदबू आती है तुम्हारे पास से, काम करते हो ना सारे दिन, अपने नाखून देखे हैं तुमने जिसमें मैल घुसा रहता है, ना जाने घर जाने के बाद कितनी जगह की क्लीनिंग करनी पड़ती होगी। और अपने कपड़े भिखारियों के कपड़े भी तुमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो तो लैन फैमिली ने तुम्हें वहीं एडमिशन दिलाया, वरना तुम उस जगह के एडमिशन के लायक नहीं थे जहाँ पर तुम पढ़ा करते थे, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनते ही जंगचा सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के साथ बकवास करने की? मैंने जंगचा की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो तुम अपने घर के नौकर को क्या कहना चाहोगे? इसको तो तुम लोगों के साथ बैठकर खाने की भी इजाज़त नहीं थी, नौकरों के साथ खाता था ना ये खाना, और तुम मुझे सिखाने जा रहे हो? पहले अपनी मॉम को सिखाओ, जिन्होंने इसे हमेशा ही नौकर की तरह ट्रीट किया है। विंग को ये चीज़ें बहुत चुभती हैं। विंग तुरंत ये कहता है, लवांगची तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे ये सब बोल रही है, ऐसी लड़की के साथ तुम रहना चाहते हो? लवांगची को बहुत गुस्सा आता है। विंग ने तमाशा खड़ा कर दिया है। लवांगची तुरंत ही कहता है, विंग यहाँ से चले जाओ। विंग कहता है, अभी भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो लवांगची। लवांगची याद करो, हम दोस्त थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग आगे आ रहा था कि मेम्मा बीच में आ जाती है, तो विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो मेम्मा को ज़ोर से धक्का दे देता है। मेम्मा जाकर सीधा नीचे गिर गई थी, जिसके बाद लवांगची उसे उठाने गया। विंग ने तुरंत ही लवांगची का हाथ रोका, तो लवांगची ने ज़ोर से अपना हाथ झटका, जिसकी वजह से विंग भी जाकर दूर गिर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वांगची रुक जाएगा, लेकिन गलती से वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और गिर गया, जिसकी वजह से लवांगची तो मेम्मा को उठा रहा था, लेकिन विंग को जंगचा उठा रहा था। ये चीज़ यहाँ पर सभी खड़े हुए लोग विंग को देखकर कहीं ना कहीं अजीब सी मुस्कान रखे हुए थे अपने चेहरे पे, लेकिन सभी की सिंपैथी मेम्मा की तरफ थी। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो मजाक बन गया है। वो तुरंत ही वहाँ से रोता हुआ जाता है और भागकर अपने
जंगचा को अपने साथ ले जाता है। जंगचा के सामने बहुत रोता है। उसने लवांगची के लिए जो रिंग खरीदी थी उसे भी उस गेट के बाहर फेंक दिया था और वो बार बार कहता है मुझे घर जाना है। जंगचा उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। उस दिन के बाद विंग के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉलेज जा सके, पर जैसे तैसे उसे कॉलेज कंप्लीट करना था तो वो जानबूझकर लवांगची के सामने आता ही नहीं था। लवांगची और उसकी क्लासेस भी अलग थी। वो इवनिंग शिफ्ट में था तो वो पूरा टाइम क्लास में ही बैठा रहता था, क्लास में ही बैठ के खाना खाता था। उसके साथ बहुत सारे लोग गॉसिप किया करते थे कि किस तरह से उसने लवांगची की पार्टी को बर्बाद कर दिया अपने प्यार भरे ऑब्सेशन के लिए, जिस बात का उसे बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता था। पर वो अपने मन को समझा चुका था कि कुछ भी हो जाए उसे लोगों की बातों से डरना नहीं है, उसे कुछ भी करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। उस दिन के बाद से विंग ने लवांगची की तरफ नहीं देखा और लवांगची भी पूरा टाइम म्यम्मा को पेम्पर करता था। म्यम्मा ने लवांगची को एक चीज़ बोली हुई थी कि वो दोनों मतलब शादी से पहले इंटीमेट या किस वगैरह इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे, वो बस दोस्त की तरह रहेंगे और जब अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। यही उनकी नॉर्मल दिनचर्या होती थी। लेकिन लवांगची और म्यम्मा जो थे ना वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के इधर उधर घूमते थे, जिसे देख के विंग बहुत दूर से खिड़की से ही अपनी क्लास की देखा करता था। उसका दिल बहुत ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाता था, पर वो अभी कुछ कह नहीं सकता था। वो लवांगची को दूसरों के साथ देखकर बहुत रोता था। कभी कभी तो वो 3 दिन अपने कॉलेज में नहीं आता था। ऐसे करते करते उसने अपना सेकेंड ईयर मतलब जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था वो ख़त्म करके उसने फाइनल ईयर भी ख़त्म कर लिया था। जहाँ पर विंग ना फाइनल ईयर में क्या होता है, जो आखिरी के 6 महीने होते हैं ना उसमें आपको प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना होता है। तो विंग को किसी कंपनी में इंटर्नशिप लगा दी गई थी और लंजा को भी किसी और कंपनी में, वहाँ पे वो म्यम्मा के साथ जाने लग गया था इंटर्नशिप करने। विंग और लंजा बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे हो गए थे और विंग ने यहाँ पर लैन फैमिली के घर भी जाना छोड़ दिया था। पर विंग को लंजा कभी फ़ोन नहीं करता था, पर एक इंसान उसे हमेशा फ़ोन करता था, वो था लेंशिचन। विंग ने यहाँ पर लेंशिचन से कहा था कि उसका जो अब्रॉड में जाने का सपना है ना वो पूरा होना चाहिए। वो अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहता है, जहाँ पर विंग के पेरेंट्स के कुछ शेयर्स के जो पैसे थे जो उसके 18 साल के होने तक के यहाँ पर लैन फैमिली में थे, वो उन पैसों का इस्तेमाल करके विंग को विदेश भेज देते हैं, जहाँ पर वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद वो वहाँ पर अपनी आगे की फर्दर पढ़ाई और रिसर्च और कुछ जॉब के लिए टाइम निकालता है। ऐसे करते ही विंग लगभग 5 साल का समय बाहर रहकर आता है। यहाँ पर लवांगची और म्यम्मा जब अपनी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए तो दोनों को एक कॉलेज नहीं मिल पाया था। दोनों का डिस्टेंस होने की वजह से, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आ गया था, लवांगची दूसरे शहर चला गया था, वहाँ वो पढ़ने लग गया था, अपनी चीज़ों में बिज़ी रहता था। म्यम्मा जो थी उसने बिज़नेस की पढ़ाई तो की थी लेकिन वो आगे फैशन मॉडलिंग के लिए चीज़ें करना चाहती थी, इसलिए उसने एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे फैशन डिज़ाइनर के आसपास वो काम किया करती थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब वो करने लगी थी, जिसकी वजह से उसका भी काम हट गया था। फिर उसने जाकर जिन कॉरपोरेशन ज्वाइन कर ली थी, जिसका फैशन डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट में उसने खुद को हेड बना लिया था। लवांगची ने भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पिता की कंपनी लैन चिंगनजुन की कंपनी लैन एंटरप्राइजेस में काम करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर लवांगची ने म्यम्मा के बाद किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि शायद म्यम्मा के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि म्यम्मा और वो कभी उतने क्लोज नहीं थे जितना वो सोच रहा था, क्योंकि नया नया जवानी थी, नई नई जवानी फूट रही थी, तो उसे लगता था शायद यही प्यार है, किसी के साथ घूमना, किसी के साथ अफेक्शन रखना, किसी के साथ 10 घंटे बात होना। लेकिन वो भूल गया था कि ह्यूमंस का ना एक नेचर होता है, जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं ना तो या तो हम उसे पहले अवॉइड करेंगे या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे, और फ्रेंडली हो जाएंगे तो हमें उसके साथ रहने का, बात करने का, उसे जानने का मन करेगा। पर यही चीज़ें जब पुरानी हो जाती है ना तो बोरियत आ जाती है, फिर हम उस इंसान से पक जाते हैं। अगर हमें उसे डीपली अफेक्शन नहीं है, डीपली प्यार नहीं है, तो हमारा वो रिश्ता जो है ना वो मजबूरी का चलता है। सेम यही बात हो गई थी म्यम्मा और लवांगची के बीच में। एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा जानना, एक दूसरे को साथ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिताने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से बोर हो गए थे। उनके वो शादी वाले कमिटमेंट कहीं दूर हो गए थे। लेकिन लवांगची को अब किसी की याद आती थी, वो था विभूषण, क्योंकि उसके घर में ना इतनी सारी फोटोग्राफ्स थी जहाँ पर हर जगह विभूषण होता था। उसके बर्थडे पे, विभूषण के बर्थडे पे, लेंशिचन के बर्थडे पे, उसके मम्मी पापा के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, हर जगह विभूषण आया करता था। और वो जानबूझकर उसकी मॉम की, जब वो छोटा था तो गोद में बैठ जाता था और जब बड़ा हुआ तो लवांगची के साथ रहता था।
अब क्योंकि लवांगजी तो इसी शहर में था, जब भी वो यूनिवर्सिटी के आगे से जाता था उसे वो चीज़ याद आती, जब वो उस क्लब में जाता था जहाँ उसने बर्थडे पार्टी दी थी उसे वही चीज़ याद आती। हर चीज़ में उसकी और विभूषण की बहुत सारी यादें थी। म्यम्या के साथ उसे इतना अटैचमेंट नहीं था, अब लवांगजी मिस करने लगा था। और 5 साल पूरे होने के बाद विभूषण भी वापस आ गया था। विभूषण ने जब वापस आया ना तो उसे लैन फैमिली के अंदर काम यहाँ पर करने के लिए लैनशिचन ने अप्रोच किया। विभूषण पहले लैन कंपनी के अंदर काम करने से मना कर देता है कि मैं लैन एंटरप्राइजेस में काम नहीं करूँगा, पर लैनशिचन उसे मनाते हैं कि उसके करियर ग्राफ को देखते हुए उसे कुछ बिग 4 या 5 कंपनीज़ में जॉब ज़रूर करनी चाहिए और उसका इससे रिज्यूमे अच्छा होगा, कल को आगे चल के उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर लैनशिचन के कहने पर, क्योंकि लैनशिचन उसे फ़ॉरेन में भी मिलने आते रहते थे, विभूषण हाँ कर देता है और वो लैन कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो पहले दिन ही जैसे एलिवेटर में आता है ना, एलिवेटर में आने के बाद क्योंकि उसे सीधा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल गई थी क्योंकि उसका रिज्यूमे बहुत अच्छा था, तो वो एलिवेटर में जैसे ही आता है और वो लिफ्ट में चढ़ता है। यहाँ पर जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ गया था तब उसी लिफ्ट के पास आके लवांगजी खड़ा हो गया था। जब वो लिफ्ट ऊपर चली गई थी विभूषण वाली और वो अपने फ्लोर पे उतर गया था तो सेम लिफ्ट से थोड़ी देर बाद लवांगजी भी ऊपर आ गया था। विभूषण सीधा जाता है लैनशिचन के कमरे में और उनसे बातें करता है। लैनशिचन उसे कॉफ़ी भी ऑफ़र करते हैं, उसके लिए अपनी सेक्रेटरी से कह के कॉफ़ी मंगवाते हैं, उसे बहुत सारी बातें करते हैं और उसे काम के बारे में भी समझा रहे होते हैं कि यहाँ पर लैनशिचन के कमरे के बाहर नॉक होता है। लैनशिचन एकदम से बोल देते हैं कम इन। जैसे ही एक शख्स कमरे में दाखिल होता है उस शख्स की धड़कनें मानो एकदम बैठ गई हों, क्योंकि ये लवांगजी था। लवांगजी जैसे ही कमरे में आगे आता है वो देखता है कि यहाँ पर कोई जाना पहचाना सा शख्स बैठा हुआ है और वो जब आगे आकर देखता है ना तो उसकी पलकें झपकना ही बंद हो गई थी और वो एक टक निगाह से देखता रहता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका विभूषण है, उसका विंग है जिसके साथ वो बचपन में रहा करता था। उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसने तुरंत ही कहा विंग। यहाँ पर विंग ने उसे देखकर बिल्कुल अनदेखा कर दिया था, जैसे जानता ही ना हो। लवांगजी ने तुरंत ही कहा विंग तुम कब वापस आए? तुम तो इस देश में नहीं थे ना, तुम तो विदेश गए हुए थे। विंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और कहता है लैनशिचन गोगो, अगर आपको कोई बात ना हो तो मैं यहाँ से जाऊँ, मेरे को आज पहला दिन है ना तो मुझे काम करना है। ये बोलकर विंग सीधा फाइल उठाता है और चला जाता है क्योंकि लैनशिचन ने उसे कह दिया था कि काम नहीं है। लवांगजी यहाँ पर विंग के पीछे पीछे जाता है लेकिन विंग उससे बिल्कुल बात नहीं करता और उसके मुंह पे ही कैबिन का दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ पर लवांगजी सोचता है कि मुझे शायद जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसे गुस्सा है और मैं धीरे धीरे उसका गुस्सा कम कर दूंगा। यहाँ पर लैनशिचन मन में सोचते हैं कि उन्होंने विंग को इस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए और जॉब करने के लिए सिर्फ इसलिए मनाया है क्योंकि वो लवांगजी की हालत जानते हैं। लवांगजी अब लोगों से मिलना बंद कर चुका था, लोगों से बात करना बंद कर चुका था, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे नहीं जाता था। पहले उसके सारे दोस्त जो थे वो विंग, जंगछा, ये सब गैंग हुआ करते थे, लेकिन विंग का दिल टूटने के बाद जंगछा, उसके दोस्त, वो सब उससे नहीं बोलते थे। म्यम्या और वेंचिंग और जो लवांगजी की दोस्ती थी ना वो भी कहीं ना कहीं टूट गई थी बाद में चल के, क्योंकि म्यम्या से उसका ब्रेकअप हो गया था। वेंचिंग उन दोनों के बीच में ज़्यादा रहती नहीं थी, लेकिन धीमे धीमे करके जब वेंचिंग आगे की पढ़ाई कर रही थी तो वो और जंगछा जो थे वो एक कॉलेज में थे। वेंचिंग सीनियर थी, जहाँ पर मास्टर्स के टाइम पे वेंचिंग और जंगछा जो थे एक सीनियर जूनियर का एक बॉन्ड बन गया था और धीमे धीमे वो लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर चुके थे। म्यम्या अपने ही अलग दुनिया में अपनी ही अलग धुन में जी रही थी और उनका भाई फिर से लोनली हो गया था, बिल्कुल अकेला। और सारे टाइम वो विंग की जो तस्वीरें थी ना घर में, उन्हें जब भी उन पे से उनके पास से गुजरता तो उन्हें देखता रहता था, काफ़ी हद तक निहारता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। तो यहाँ पर लैनशिचन ने इतना बड़ा कदम उठाया था, अब वो इन दोनों को एक करना चाहते थे। ऐसे ही लवांगजी और विंग एक ऑफिस में एक दूसरे से डेली मिलते तो थे, लेकिन विंग लवांगजी को अवॉइड करके निकल जाता था। लवांगजी उसे हाय हेलो, कॉफ़ी के टाइम, लंच के टाइम बात करने की कोशिश बहुत करता था, लेकिन विंग बिल्कुल बहरों की तरह बैठ जाता था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, अंधों की तरह कुछ देखता ही नहीं था और गूंगों की तरह तो अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखता था। ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता है, लेकिन एक दिन एक कंपनी लैन
एंटरप्राइजेस के साथ कुछ बिजनेस डील करने आती है। यहाँ पर एक हैंडसम इंसान आया हुआ था जिसका नाम था नी मिंगजू। नी मिंगजू कोई और नहीं बल्कि नी होसेंग का काफ़ी बड़ा भाई है, और नी होसेंग जो है वो जंगचा का दोस्त है। इसलिए यहाँ पर जब नी होसेंग आता है तो वो तुरंत ही विंग को देखता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से ग्रीट करते हैं। जंगचा फ़िलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कंट्री से मतलब एक शहर से दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए वो विंग से अभी मिला नहीं था। नी होसेंग देखता है और खुश हो जाता है। यहाँ पर वो अपने भाई से अपने बेस्ट फ्रेंड जंगचा के भाई को भी इंट्रोड्यूस कराता है। और यहाँ पर नी मिंगजू काफ़ी इंटरेस्टेड लगते हैं विभूषण में। वो विभूषण की ब्यूटी की तारीफ़ करते हैं और उसकी डिग्री की भी कि वो बाहर से पढ़कर आया है, और उसके एक्सपीरियंस की भी। नी मिंगजू जब वहाँ आए हुए थे ना, तभी लेंशिचन और लंजा भी वहाँ आ गए थे। लेकिन नी मिंगजू को इतना ज़्यादा विभूषण से इम्प्रेस होते हुए देखकर किसी इंसान की तो सुलग गई थी। बिल्कुल उसका खून खोल गया था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी और उसके पास इतनी ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। वो अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जिस तरह से नी मिंगजू यहाँ पर विभूषण को देख रहे थे, और विभूषण उन्हें अच्छे से स्माइल करके ग्रीट कर रहा था, उन्हें थैंक यू बोल रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि लवांगजी को ऐसा लग रहा था कि ये बंदा जो कि मेरे लिए हंसता था, मेरे से लिए मुस्कुराता था, मेरे लिए सब कुछ करता था, मेरे कॉम्प्लीमेंट में इस तरह से ब्लश किया करता था, वो आज किसी और के साथ क्यों कर रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा ना, उसे बहुत बड़ा धक्का सा लग गया था, जैसे किसी ने उसके सिर पे ना मतलब कोई बॉम्ब फोड़ दिया। यहाँ पर लवांगजी को सच में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी, और ये चीज़ लेंशिचन जब नोटिस करते हैं तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। एक्चुअली ना लेंशिचन जो थे उन्होंने ही अपने दोस्त नी मिंगजू को यहाँ बुलाया हुआ था। नी मिंगजू किसी से इतना जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, वो किसी से इतनी जल्दी बात नहीं करते हैं, लेकिन विंग की प्रोफाइल उन्होंने ही दिखाई थी, और लेंशिचन को लगता था कि विंग को एक अच्छी प्रोफाइल देनी चाहिए जिस तरह से उसके पिता वी चांगसे का हक था इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने तो ये किसी और सोच से यहाँ पर बुलाया था, लेकिन लवांगजी की जेलसी देखकर उन्हें अब हंसी आ रही थी, क्योंकि नी मिंगजू उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और दोस्त और भाई एक इंसान पे डोरे डाल रहा है। तो यहाँ पर लेंशिचन को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत बड़ी दुविधा थी कि अगर साथ भी दूँ तो किसका दूँ, भाई का या अपने दोस्त का। एक दिन ना नी कॉरपोरेशन में एक बहुत बड़ा मर्जर होने वाला था, मतलब वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ का ना मतलब बुलाया गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली थी। तो यहाँ नी मिंगजू काफ़ी ज़्यादा खुश थे। नी मिंगजू ने विभूषण के लिए एक ड्रेस भी भिजवाई थी, और लेंशिचन को भी एक ड्रेस गिफ्ट की थी। लेंशिचन वाली ड्रेस तो लवांगजी ने नोटिस नहीं की, लेकिन उन्होंने जो विभूषण को ड्रेस भिजवाई थी ना, वो देखकर तो लवांगजी सड़ गया था, क्योंकि उन्होंने जो विभूषण था उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी वाइट रंग की 3 पीस सूट भेजा था, जिसमें उसने ब्लैक कलर की शर्ट भेजी थी और बाकी का वाइट आउटफिट था, जैसे कि ट्राउज़र्स यानी कि पैंट्स और वेस्ट कोट और ऊपर से लॉन्ग कोट। और ये चीज़ ना लवांगजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेंशिचन को भी दी थी, लेकिन लेंशिचन अपने गिफ्ट को हाईलाइट नहीं करते। विंग को आया जो गिफ्ट था वो सारी जगह गॉसिप ऑफ द टाउन था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि नी मिंगजू विभूषण को पसंद करने लगे हैं। विभूषण भी बड़ी खुशी खुशी उनके दिए कपड़े पहन लेता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि अरे नी मिंगजू कितने अच्छे लोग हैं। और नी मिंगजू तो वैसे भी उसके जो भाई थे, कज़न थे जंगचा, उसके यहाँ पर अच्छे दोस्त के यानी कि जंगचा के बेस्ट फ्रेंड के बड़े भाई थे, तो वो उन्हें एज अ भाई एज अ ब्रदर ही कंसीडर कर रहा था। यहाँ पर विभूषण बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम चमचमाता हुआ चांद। वो तैयार होकर उस पार्टी में जाता है। उस पार्टी में विभूषण को लेने के लिए लेंशिचन चले जाते हैं। लवांगजी को यहाँ पर इन दोनों ने पीछे बढ़ाया हुआ था। लेंशिचन गाड़ी चला रहे थे, विंग उनके साथ बढ़ा हुआ था और लवांगजी पीछे। लवांगजी जानबूझकर ना जैसे ही कुछ होता तो जो FM होता है या गाने होते हैं उन्हें चलाने के बहाने से आगे की तरफ आ जाता था, और जानबूझकर विंग के पैरों के पास ही तार को घेर देता था, कभी कुछ चीज़ घेर देता था ताकि विंग की अटेंशन उस पर ही बनी रहे। विंग मन में सोचता था ये इंसान कितना अनोइंग है, मुझे और कितना छिड़ेगा। अब जैसे ही ये नी कॉरपोरेशन जाते हैं तो इनसे आगे जिन कॉरपोरेशन की गाड़ी आई हुई थी। अब जिन कॉरपोरेशन में से उतरती है म्या। ये चीज़ विंग जैसे ही देखता है उसे तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही लवांगजी देखता है वो अपना सिर पकड़ लेता है कि शिट ये जिन कॉरपोरेशन यहाँ क्यों आया है। अब
जिन कॉरपोरेशन के सारे बंदे उतर के जैसे अंदर जाते हैं तो लैन कॉरपोरेशन की बारी आती है। अब लैन शिचन अपनी गाड़ी की चाबी वहाँ पर खड़े एक बंदे को दे देते हैं जो कि पार्किंग में ड्राइवर होता है, पार्किंग में गाड़ी लगा के आ जाएगा और चाबी अपने पास रख लेगा कि आगे पीछे करनी हो तो। यहाँ पर लैन शिचन, व्योविशन और लवांगची अंदर चल के जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो नी हो सिंह बहुत खुश होते हैं। नी हो सिंह यहाँ पर जिन फैमिली से पहले मिल रहे थे उन्हें ग्रीट करने के बाद वो जैसे ही लैन फैमिली के पास आते हैं, व्योविशन का तो मुंह ही बना हुआ था क्योंकि मेम्या यहाँ पर तुरंत ही सभी के सामने आती है और वांगजी को हाय करती है। फिर उसके बाद वांगजी के गालों से गालों को अपने गालों को टच करके उसे हेलो भी बोलती है क्योंकि शायद उसे कि नॉर्मल लगता था, लेकिन व्योविशन की तो मुट्ठियाँ गुस्से से भिज गई थी। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये अभी भी वांगजी को पीछे नहीं छोड़ रही है। यहाँ पर नी मिंगजू गेट पर ही उन लोगों को ड्रिंक पीने के लिए पूछते हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक। व्योविशन तो सीधा वहाँ पर रखे हुए 2 पैग उठाता है। पहले एक पैग जोर से पी लेता है और फिर दूसरा। उसके बाद लैन शिचन यहाँ पर अभी बात ही कर रहे थे कि व्योविशन आगे निकल जाता है। अब धीमे धीमे करके व्योविशन जाके एक टेबल पे बैठ गया था, उसके आसपास लैन शिचन बैठ गए थे। लवांगची भी डरता डरता बैठता है, लेकिन वहाँ तभी मेम्या आ जाती है। व्योविशन को इतनी इरिटेशन होती है कि वो वहाँ से सीधा उठता है और उठ के कहीं और जाके बैठ जाता है। अब जब वो बैठा हुआ था, नी मिंगजू अपने गेस्ट को ग्रीट करके थक गए थे, तो यहाँ पर काफ़ी टाइमों बाद उसे जंगछा और जो हमारी वेंचिक थी वो मिलने आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर पार्टी में बहुत लोगों को बुलाया हुआ था। जंगछा नी हो सिंह का दोस्त था तो नी हो सिंह ने उसे भी बुला लिया था। जंगछा यहाँ पर कितने टाइम बाद व्योविशन से मिलता है और उसे फिर वेंचिंग से मिलवाता है और बताता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं। व्योविशन वेंचिंग से मिलके खुश होता है। वेंचिंग भी उन लोगों से मिलने के बाद लवांगची और उसके भाई लैन शिचन से मिलने जाती है। यहाँ पर व्योविशन जंगछा को बोलता है, तुम देख रहे हो वो मेम्या आज भी मिली थी, लवांगची के साथ थी। जंगछा उसे कहता है, भूल जाओ, कि लवांगची तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि मेरे दोस्त नी हो सिंह के बड़े भाई को तुम में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, अगर तुम कहो तो बात कर दूँ। व्योविशन तुरंत ही जंगछा के कान में रोड़ते हुए कहता है, बताऊँ अभी मैं तुम्हें, करवाऊँ मेरा रिश्ता फिक्स। कितनी बार कहा है तुम्हें, तुम ना ओवर द बोर्ड हो जाते हो कभी कभी। बताऊँ अभी आंट को फ़ोन करूँ कि आपका लड़का मुझे बिगाड़ रहा है और ख़ुद यहाँ पर आया है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हुआ। जंगछा कहता है, मैंने मोम को पहले ही बता दिया है कि वेंचिंग मेरी गर्लफ्रेंड है और शादी करूँगा तो इससे ही। और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह ना सारी ज़िंदगी कुंवारा नहीं रहना व्योविशन। और वो मुंह बनाने लगता है। व्योविशन और उसकी नोकझोंक होती है। उसके बाद व्योविशन के पास पता नहीं कैसे नी मिंगजू आ जाते हैं। नी मिंगजू यहाँ पर व्योविशन से कहते हैं कि मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या आप आगे चलेंगे। व्योविशन और नी मिंगजू यहाँ से ऊपर स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर लैन कॉरपोरेशन के जो मर्जर थे कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट की, यहाँ पर वो बोलते हैं कि लैन जो कंपनी है ना उससे व्योविशन उस प्रोजेक्ट को संभालेंगे और मेरा लैन कंपनी के साथ नी कंपनी का मर्जर हो रहा है जिसकी प्रोजेक्ट की जो देखरेख है वो व्योविशन को करनी होगी। पूरी महफिल में सारे लोग व्योविशन को देखकर ताली बजाते हैं कि इतना बड़ा मर्जर हो रहा है और इस सब की जो फैसिलिटी है उसका सारा ध्यान जो है व्योविशन को रखना है। व्योविशन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन लवांगची को ये चिड़चिड़ लग रही थी कि तभी नी मिंगजू सभी के सामने व्योविशन से वहीं खड़े खड़े डांस फ्लोर पे चलने के लिए बोल देते हैं। व्योविशन बेचारा तो पहले तो डर जाता है, लेकिन वो इतना खुश था ना कि उस पर इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही थी कि वो तुरंत हाँ कह देता है और खुशी खुशी वो उतर जाता है। उतर कर अब वो लोग डांस फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पर बहुत ही प्यारे कपल वाले सेडक्टिव सॉन्ग चलते हैं। व्योविशन तो ठहरा व्योविशन। अब बाहर जाने के बाद ना उसने ऐसी बहुत सारी पार्टीज अटेंड की थी जहाँ पर उसे पता था कि लोग डांस कैसे करते हैं, तो व्योविशन तो शुरू हो गया सेक्सी मूव करने। अब उसे नहीं पता था कि 2 लोगों की दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, एक तो नी मिंगजू और उसे साथ देखकर लवांगची का पारा तो बिल्कुल ऊपर चला गया था। ऐसा लगा था जैसे उसका बीपी और शुगर एक साथ शूट अप कर गया हो। भाई उसे तो इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा, अगर उसके हाथ में गन होती तो इस वक्त नी मिंगजू का बचना तो बिल्कुल नामुमकिन था। अब व्योविशन तो फुल ऑन नी मिंगजू के साथ डांस पे डांस करे, सारी जगह घूमे, एंजॉय करे, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और चीज़ थी ही नहीं, उसके तो एंजॉयमेंट। लेकिन लवांगची तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था।
अब लवांगची के पास म्यम्मा आती है उसके साथ डांस करने के लिए। लवांगची भी गुस्से में आकर म्यम्मा का हाथ पकड़ लेता है, उसे डांस फ्लोर पे लेके जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। अब तो डांस बैटल शुरू हो गई थी, नी मिंगजू और विभूषण की और म्यम्मा की, और यहाँ पर लवांगची की। ये लोग डांस करते हैं। विंग लंजा को जला रहा था, लंजा विंग को जला रहा था। अब ऐसे करते करते जो नीमिंग जो थे उन्होंने गोल गोल घुमाकर विभूषण को छोड़ दिया, और जो हमारा लवांगची था उसने एक तरफ से म्यम्मा को छोड़ दिया। अब म्यम्मा गिरने वाली थी कि नीमिंगजू ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। यहाँ पर पहली बार नीमिंगजू की जैसे ही म्यम्मा से आंखें तेज हुई, वो तो भाई फ्लैट हो गए। म्यम्मा भी नीमिंगजू की पर्सनैलिटी पे फ्लैट हो गई, और यहीं पे विभूषण जब उनके हाथ से छूट गया था तो लवांगची ने उसे पकड़ लिया। अब लवांगची ने विभूषण के साथ डांस बैटल शुरू की, लेकिन विभूषण ने तुरंत ही कहा रुको, और उसने लवांगची को कहा 3 पैक तुम पियो, 3 पैक मैं पीऊँगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ डांस फ्लोर पे कौन खड़ा रहेगा। लवांगची ने कहा डन, और फिर एक एक घूंट में ही उन्होंने 3 पैक धड़ा धड़ लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो उन दोनों ने अपने शूज़ से टक टक बजाते हुए डांस किया है, सारे लोग हैरान थे, चिरप कर रहे थे। उसके बाद विभूषण को तो हल्की हल्की चढ़ रही थी क्योंकि उसने पहले भी पी थी। लवांगची ने कहा अब मेरी तरफ से भी 2-2 शॉट और हुए जाएं। अब विभूषण की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। लवांगची ने 2-2 शॉट और लगा लिए। विभूषण भी खुद को नीचा नहीं समझना चाहता था, इसलिए उसने भी लगा लिए। अब विभूषण तो उसकी बाहों में झूम रहा था, और उसका इतना क्यूट चेहरा देखकर लवांगची भी नशे में कुछ मतलब इमोशनल हो रहा था। कभी उसे सिडक्शन महसूस हो रही थी, कभी वो बहुत ज़्यादा हैवी इमोशन उसके अंदर एकदम से उनका आगमन हो रहा था। तो यहाँ पर लंच जब दोनों की हालत देखते हैं तो उन दोनों को कहते हैं देखो ऊपर ना बहुत सारे गेस्ट वाले रूम हैं, तुम उनमें जाओ आराम कर लो। नीमिंगजू जो है वो एक वेटर को बुलाकर उन दोनों को एक रूम में छोड़ने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर विभूषण तुरंत ही कहता है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। लवांगची उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है तुम ज़्यादा बकवास करोगे ना, एक बोरी की तरह हो तुम, इधर उधर पटक दूंगा। यहाँ पर विभूषण लवांगची के जो पीछे हिप्स थे ना उन पे जोर से स्पैंक करते हुए कहता है यू लवांगची, समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम म्यम्मा के बॉयफ्रेंड हो, उतारो मुझे, आज मैं एक बॉयफ्रेंड बनाकर रहूँगा। लवांगची तुरंत ही उसके हिप्स पे मारते हुए कहता है बताऊँ अभी मैं, तुम बॉयफ्रेंड बनाओगे किसी को? ज़िंदगी में दोस्त तो तुमसे बनाया नहीं गया मेरे अलावा, बॉयफ्रेंड बनाओगे किसी को? पढ़े आए तुम। विभूषण कहता है डोंट चैलेंज मी ओके, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाकर दिखा दूंगा। लवांगची ने कहा ओ रियली, देखता हूँ तुम बॉयफ्रेंड बनाते हो नहीं बनाते, यू आर माइन। विभूषण ने कहा नो आई एम नॉट योर्स। लवांगची ने कहा यू आर माइन, बताता हूँ अभी मैं तुम्हें। वो दोनों लोग जो कर ही रहे थे, वेटर उन्हें एक रूम दिखाता है। वेटर ने पूछा कि आप लोग क्या 2 रूम लेना चाहेंगे? विभूषण कहता है लेकिन लवांगची तुरंत ही कहता है नो नीड, और ये बोलकर वेटर ने उन्हें रूम के कार्ड्स दिए। उन्होंने कार्ड्स लगा के रूम ओपन किया और लवांगची ने सीधा बोरी की तरह विभूषण को कमरे में ले गया, रूम बंद किया और उसे ले जाकर अंदर सीधा बेड पे पटक दिया। यहाँ पर विभूषण ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लवांगची, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, और तुरंत ही अपने जो उसके पास कोट था ना उसे उतारता है क्योंकि गर्मी लग रही थी, और छोटे वाले कोट को भी उतारता है और तुरंत ही लवांगची की गर्दन पकड़ लेता है। लवांगची यहाँ पर कहता है मेरी गर्दन पकड़ोगे तुम? लवांगची भी अपने कोट को ऐसे धीमे धीमे करके, क्योंकि विभूषण ने कोई तेज़ी से गर्दन नहीं पकड़ी थी, ऐसे करता है, अपनी टाई को भी उतार देता है, अपनी शर्ट के 2 बटन खोलता है और कहता है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों, और वो विभूषण को उठाकर फिर से बेड पर पटक देता है। अब दोनों की आंखें, दिल की धड़कनें, आंखें तो एक दूसरे को देख रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लवांगची की जो चेस्ट के जो 2 बटन खुले थे उन्हें देख के विभूषण खल्प करता है। लवांगची कहता है यू चीटर, तुमने मेरी 2 बटन से चेस्ट देखी है। वो भी विभूषण के 2 बटन खोल देता है और कहता है अब मैं भी देखूंगा तुम्हारे पास क्या है। विभूषण कहता है तुमने मेरी शर्ट के बटन खोले। वो लवांगची के सारे शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है। लवांगची कहता है यू, वो भी विभूषण के सारे शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है और दोनों एक दूसरे की शर्ट ऐसे करके जोर से खोल देते हैं, जिसके बाद दोनों के ही गले सूख रहे थे, दोनों के ही चीक्स बोन मतलब चीक्स जो थे ना वो ब्लश कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की नेकेड चेस्ट को देख रहे थे। दोनों ही धीरे धीरे करके अपने हाथों को एक दूसरे की नेकेड चेस्ट पे ऐसे ऐसे फैलाते हैं और गल्प करते हैं।
लवांगची कहता है यू यू आर सो ब्यूटीफुल। विंग कहता है लवांगची तुम्हारे बिस्किट कितने अच्छे हैं। लवांगची कहता है बिस्किट। विंग उसकी एप्स पे हाथ फेरता है। लवांगची कहता है अच्छा इन बिस्किट को खाना नहीं चाहोगे। विंग कहता है खाने का मन कर रहा है, इन्हें तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। और फिर वो लवांगची के पेट पे यानी कि उसके जो एप्स थे उन पे किस करने लगता है। लवांगची को बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेशन महसूस होती है। लवांगची उसके बालों को पकड़ लेता है और फिर धीमे धीमे उसके अपने जो ये एप्स थे उन पे किस करवाते हुए अब उसके बालों को पकड़ के उसके मुंह को अपने होठों के पास लाता है और फिर अपने होठों को उसके होठों पे रख के धीमे से 2 मिनट रुक जाता है। विभूषण भी स्टन था, उसने भी आंखें खोली और लवांगची को देख रहा था। लवांगची उसे देख रहा था, फिर लवांगची ने अपनी आंखें बंद की, विभूषण ने भी आंखें बंद की और दोनों ने एक दूसरे को डीप पैशनेट तरीके से किस करना शुरू किया। एक प्यारा सा रोमांटिक सा डीप पैशनेट किस। दोनों उसकी आगोश में खो गए थे काफ़ी देर तक, जब तक वो उनकी सांसें फूल नहीं जाती वो एक दूसरे को किस करते हैं। और वो किस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर वो विंग के टमी को किस करना शुरू कर देता है और फिर धीमे धीमे विंग की बेल्ट को भी खोल देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। लवांगची कहता है तुम्हें अपना बना रहा हूँ। क्या तुमने उस तरह की मूवी नहीं देखी क्या। विंग ने कहा देखी है पर मुझे शर्म आती है। लवांगची ने कहा आज तुम्हें शर्म करने की जरूरत कोई नहीं है। वो विंग की पहले तो जो बेल्ट होती है उसे निकाल देता है, फिर विंग के ट्राउजर्स को खोल देता है और उन्हें भी उतार देता है। अब विंग सिर्फ अपने अंडरवेयर्स में था। लवांगची भी अपनी बेल्ट खोलकर अपने ट्राउजर्स को उतार कर सिर्फ अंडरवेयर में ही विंग के ऊपर आ गया था। अब वो अपने अपने अंडरवेयर्स में ही अपनी अपनी कठोरता को रगड़ रहे थे। विंग की तो मैनिंग मुँह से निकल रही थी, लेकिन लवांगची उसके निप्पल्स को एक एक करके सक कर रहा था। विंग की मार्निंग और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी क्योंकि ये पहला टाइम था जब कोई उसकी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा हो। लवांगची तो जानबूझकर अपने एक हाथ से कभी उसके एक निप्पल को पिंच करता है, कभी किस करता है, कभी सक करता है और कभी धीमे धीमे अपनी जीभ से उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। अपनी जीभ लगाता है, कभी उन्हें गोल गोल सर्कुलर मोशन में हिलाता है, कभी उन्हें वाइब्रेट करता है। और विंग की तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। उसकी कठोरता एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी अंडरवेयर्स में से बाहर आ जाएगी। लवांगची यहाँ पर जब देखता है ना तो तुरंत ही उसके अंडरवेयर्स को उतार कर उसकी कठोरता पे धीमे धीमे किस करना शुरू कर देता है। विंग की तो सांसें फूल गई थी। अब लवांगची 69 पोजीशन में लेटकर विंग की कठोरता को सहलाता है, किस करता है। विंग के सामने भी अब लवांगची की कठोरता आ गई थी जो कि उसकी कठोरता से कम 1 से 1.5 इंच बड़ी तो थी ही और मोटी भी थी। तो वो भी लवांगची की पहले तो कठोरता को देखता रहता है इतना बड़ा, और फिर वो उसे हाथ से सहलाता है, उसको अपने अंगूठे से रगड़ता है, जिसकी वजह से दोनों का धीमे धीमे करके हल्का फुल्का सा तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो लोग धीमे धीमे किसेस करते हैं एक दूसरे के पार्ट्स को, फिर धीमे धीमे उस चीज़ को प्लेजर देना शुरू करते हैं और वो उन्हें हमेशा से मतलब जैसे प्लेजर दिया जाता है मुंह से, उस तरीके से एक दूसरे को खूब प्लेजर देते हैं। इतना कि दोनों ने एक दूसरे की टांगों को जांघों को कसकर पकड़ लिया था और एक दूसरे को प्लेजर देने के लिए बार बार अपने मुंह को ऊपर नीचे करके हिला रहे थे। जिसके बाद दोनों ने ही अपने अपने लव जूस को एक दूसरे के ही मुंह के अंदर छोड़ दिया था। अब लवांगची ने उस लव जूस को निकाला, आधा वो पी गया और आधे को अपने हाथ में लेकर विभूषण के लोअर बॉडी के जो छेद थे उन्हें प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। पहले एक उंगली से, फिर दूसरी, फिर तीसरी। विंग की मॉर्निंग पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर चौथी उंगली। अब विंग को तो पहले तो दर्द हो रहा था, प्लेजर महसूस हो रहा था। फिर उसने धीमे धीमे करके विंग की वर्जिनिटी लूज़ करने के लिए अपनी कठोरता को उसके नीचे के भाग में उस छेद के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा तंग था उसमें धीरे धीरे डालते हुए उसको आह से आह करने के लिए मजबूर कर दिया था। और पहले तो वो ओ नहीं गगा, नहीं लवांगची प्लीज़, लेकिन बाद में उसकी मैनिंग पूरे कमरे में गूंज रही थी। लवांगची को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए लवांगची धीमे धीमे करके अपनी पूरी कठोरता को इंच बाय इंच उसके अंदर धीमे धीमे करके पूरे अच्छे से समा देता है।
विंग को भी ये एहसास होता है, उसे हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है, उसकी वॉर्चुनिटी भी ब्रेक हो जाती है और यहाँ पर उसे आत्म संतुष्ट मिलता है, जिसके बाद वो अपनी गहरी तरीके से लवांगची ने उसकी टांगों को अपने कंधे पे रख लिया था, उसकी कमर के नीचे एक पिलो लगा दिया था और अब धीमे धीमे अपनी एक्टिविटी में इंडल्ज हो गए थे। जिसके बाद घमासान तरीके से वो इसी तरीके से बेड पे रोमांस करते हैं और फर्स्ट जो उनका राउंड था ना, उसमें वो विंग के अंदर ही अपना तरल पदार्थ निकाल देता है। उसके बाद लव जूस निकालने के बाद विंग और वो उस होटल की ही जो खिड़की थी उसके पास जाके बैठते हैं। यहाँ पर लवांगची चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, विंग उसकी गोद में बैठा हुआ था और इस पोजीशन में वो सेकंड राउंड करते हैं। और थर्ड में तो लवांगची, जब उनका सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया था तो थर्ड में वो विभूषण को अपनी गोद में उठाता है और उसे गोद में उठाए ही शावर के नीचे ले जाता है। लेकिन उनकी लोअर बॉडी अभी भी कनेक्टेड थी और वो शावर में कहता है चलो खुद से खुद को प्लेजर दो। विंग अब दीवारों को पकड़कर उसके सहारे से खुद को प्लेजर देता है लवांगची की बॉडी से। वो ऊपर उठता है, कभी नीचे आता है और जंप करते हुए खुद से ही खुद को अच्छा महसूस कराता है अपनी कामुकता को। यहाँ पर लवांगची भी उसका पूरा साथ देता है और फिर दोनों घमासान तरीके से रोमांस करते हैं। जिसके बाद उनका थर्ड राउंड शावर में कंप्लीट हो गया था और फोर्थ राउंड के लिए वो पास के ही काउच में विंग को घुटने और कोहनी के बल झुका देता है और पीछे से विंग के साथ घमासान तरीके से रोमांस होता है। विंग के पूरे गोडे दर्द करते हैं, कोहनी दर्द करती है और उसकी मैनिंग पूरे कमरे में फैल गई थी। हक जी बार बार उसे स्पैंक करते हुए उसका वो राउंड कंप्लीट कराता है और दोनों ही उसके बाद थक कर एक दूसरे को हक करके सो गए थे। दोनों की ही लोअर बॉडी उन्होंने क्लीन नहीं की थी। विंग की पूरे के पूरे बॉडी से जो उसका पार्टनर था ना, उसका लव जूस टपकता रहता है। विंग गहरी सांस लेते हुए नींद में सो गया था। अगले दिन जब दोनों उठते हैं ना, तो दोनों हैरान थे कि उन्होंने रात में कितनी घमासान तरीके से प्यार किया है। विंग को तो शर्म आ रही थी, वो तो अपनी आंखें ही नहीं खोलना चाहता था जब तक लंजा उसके साथ बेड में है। लेकिन लंजा ना जानबूझकर जब विंग आंखें नहीं खोलता ना, तो तुरंत ही सुबह ही उसके एक निप्पल को अपने मुंह में लेके धीमे धीमे सक करना शुरू कर देता है और अपने हाथ से विंग की कठोरता को भी सहलाना शुरू कर देता है। अब तो विंग से रुका ही नहीं जा रहा था, क्योंकि लवांगची ने उसकी कठोरता को लगभग अगले 3-4 मिनट तक खूब हिला था, अच्छे से रखता। फिर उसके बाद उस अपने हाथ को पीछे कर लेता, फिर ऐसे करता, फिर अपने हाथ को पीछे कर लेता, जिसके वजह से विंग इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे अपना लव जूस निकालना था। लेकिन वांगजी उसकी मदद नहीं कर रहा था, तो वो चिल्लाता है और कहता है ढंग से करो। वांगजी कहता है इसका मतलब तुम जाग रहे थे और मेरे सामने सोने की एक्टिंग कर रहे हो। यहाँ पर वांगजी अब धीमे धीमे करके उसे प्लेजर देता है। प्लेजर देने के बाद विंग तो अपना लव जूस निकाल देता है, लेकिन वांगजी की भी नीचे की कठोरता अब उत्तेजित हो गई थी। वांगजी कहता है अब तुम्हारी बारी है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, कल तुमने मेरी कमर तोड़ दी। लेकिन वांगजी तभी उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा बाथ टब में ले जाता है और वहाँ पर वो उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब वो लोग 2 राउंड रोमांस कर लेते हैं। विंग जो नाना नाना कर रहा था, थोड़ी देर में उसके मुंह से आह वांगजी और इसकी आवाज़ें गूंज रही थी। फिर उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी भेज दिया गया था। विंग को लवांगजी अपने लैप पे बैठाकर खिलाता है, अपने हाथों से उसे एक एक खाना खिलाता है, एक एक ग्राई उसके मुंह में डालता है। और यहाँ से लवांगजी तुरंत ही विंग से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेम्मा है। लवांगजी ने कहा मेम्मा और मेरा बहुत पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है मैं कैसे मानूँ। लवांगजी कहता है ओफ कम ऑन। विंग कहता है पर तुमने तो किसी को डेट कर लिया ना, मैंने आज दिन तक नहीं किया है, तो पहले मुझे किसी को डेट करने दो फिर देखेंगे। लवांगजी तुरंत ही ना उसकी जो कमर थी उस पर चूटी मारते हुए कहता है क्या कहा तुमने। विंग कहता है हाँ छोड़ो, अच्छा मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो मेम्मा। लवांगजी कहता है शट अप, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। इस तरह से मेरा नाम किसी लड़की के साथ मत जोड़ो और किसी लड़की की इमेज मेरे साथ मत ख़राब करो। विंग कहता है रियली, पर मेरे साथ तो तुम कल रात इतने नोटे थे। लवांगजी ने कहा क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। बस मुझे रियलाइज़ लेट हुआ, वो मुझे किसी लड़की से बात करने की क्यूरियोसिटी थी ना, शायद इसलिए मैंने उस बात करने की टेम्पटेशन को प्यार समझ लिया। विंग ने कहा अच्छा
तो फिर कल को तुम्हें मेरे साथ भी बिताया हुआ टाइम गलती लगने लगे तो? लवांग जी कहता है कभी नहीं लगेगा, और वैसे भी मेरे घर में सब जानते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। विंग कहता है क्या? लवांग जी कहता है ब्रदर ने तुम्हें हमारी कंपनी में काम करने के लिए इसीलिए बुलाया था क्योंकि तुम्हारे 18 साल के होने पर शेयर्स तुम्हें मिलने थे, और अब तो तुम 18 साल से काफ़ी ही बड़े हो गए हो। और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रदर जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए ब्रदर ने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मदर फादर तुम्हारी शादी यानी कि हमारी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर अचानक से विभूषण का मुंह बनता है और वो कहता है हमारी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, बट मैं तुम्हें बता दूँ मैंने तुम्हें हाँ नहीं भरी है। लवांग जी कहता है कि बस वेन्यू डिसाइड कर लो, तुम्हारी हाँ कौन पूछ रहा है? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं लवांग जी, मैं भी तुम्हें उतना तड़पाऊँगा जितना तुमने मुझे तड़पाया है, मैं तुम्हें इजीली हाँ नहीं कहने वाला। यही बोल बोल के विंग जो था वो कपड़े पहनकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन लवांग जी उसे 2 मिनट भी दूर नहीं जाने दे रहा था। उसका हाथ पकड़ लेता था, कभी उसकी कमर पकड़ लेता था। विंग कहता था क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, लोग देख लेंगे, लेकिन उससे चला ही नहीं जाता था। तो वांग जी कहता था वैसे भी सबको पता चल ही गया होगा, मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ले ली। विंग कहता है डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें टॉप करूँगा। लवांग जी कहता है ओफो, तुम्हारे सपने में मैं ये मौका नहीं देने वाला, वैसे भी तुम मैन करते हुए बहुत अच्छे लगते हो, स्पेशली मेरे नीचे। विंग शर्मा जाता है और ऐसे करते करते वो उसे पूरे पूरे 2 महीने तक बहुत नखरे दिखाता है। हालांकि वो इंटीमेट होते रहते थे, लेकिन विंग ना तो उसे आई लव यू बोलता, ना उसे शादी के लिए हाँ करता। लेकिन 2 महीने बाद जब लैन फैमिली विंग के घर, क्योंकि विंग अब अपनी मासी के घर नहीं रहता था, बल्कि विंग का जो पुराना पेरेंट्स वाला घर था ना, उसमें विंग को उसके मतलब अंकल आंटी ने रहने के लिए दे दिया था। तो वहाँ पर रिश्ता लेकर जाते हैं, जहाँ पर विंग ने अपने फ्रेंड्स जंगछा उसकी गर्लफ्रेंड कम मतलब जंगछा ने ना कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर वेंचिंग से शादी कर ली थी। उसे बुलाता है, वहाँ पर न्यू सिंह भी आते हैं अपने भाई नीमिंगजू के साथ। नीमिंगजू की ऑलरेडी शादी हो गई। मतलब उस रात ऐसा नहीं था कि विभूषण और जो हमारा लवांग जी है उन्होंने डेट किया हो, उन्होंने रोमांस किया हो, कोई और भी रोमांस कर रहा था। वो थे नीमिंगजू और म्यम्मा, जो कि म्यम्मा प्रेग्नेंट हो गई थी। तो यहाँ पर वो भी आए हुए थे और म्यम्मा यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग देती है। और ऐसे करते करते जियांगयाली जिनजुशन भी आए हुए थे, और यहाँ पर सभी के सामने विंग और लवांग जी की शादी तय कर दी जाती है। लवांग जी से तो इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए वो सीधा 2 दिन बाद ही इस अनाउंसमेंट के अपनी शादी कर देता है। विंग और वांग जी 2 दिन बाद वेडिंग आउटफिट में खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी शादी में वो सभी लोग मौजूद थे जो कि एक टाइम पे विंग को जब वो गिर गया था उसका मजाक उड़ा रहे थे। वांग जी की फीलिंग्स को लेकर उसका मजाक बनाते थे। लवांग जी ने अपनी शादी में सभी लोगों को बुलाया था, ये दिखाने के लिए कि एक टाइम पे उसने विंग का कहीं ना कहीं इंसल्ट की थी, लेकिन आज वो विंग को पूरे दिल से सब पूरे समाज के सामने अपना रहा है। और इस शादी को उसने लाइव टेलीकास्ट करवाया था अब बहुत सारे चैनल्स पे, जिन्होंने उन्हें अच्छी खासी रकम दी थी, क्योंकि वो लैन फैमिली के वारिस थे। और तो और ये कंपनी जो थी लैन एंटरप्राइज की कोई छोटी मोटी नहीं थी, काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी थी। इसलिए दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ वचन लेते हैं, एक दूसरे के साथ 3 वॉव्स लेते हैं और एक दूसरे को किस करके पूरा अपनी शादी का ब्रॉडकास्ट कराते हैं। और उनके साथ लोग बाग बहुत खुश थे कि एक गे एफएफ थी, तो इसलिए लवांगजी और विभूषण ने आगे चल के 3 बच्चों को अडॉप्ट भी किया था। विभूषण को एक ऑब्सेशन था कि उसे 3 बच्चे करने हैं, और तीनों में से एक बॉय था, 2 गर्ल थी, और वो दोनों गर्ल ना बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करती थी। इसलिए उसने सर्वेसी से ना अपने और लंजा के 3 बच्चे करवा लिए थे, जिसमें बेटा तो एकदम शांत, एकदम प्यारा, एकदम क्यूट, लेकिन जो बच्चे थे ना, मतलब 2 लड़कियां थी, वो एकदम शैतान। वो और विभूषण मिलकर लवांग जी की खटिया खड़ी कर देते थे। विभूषण हमेशा टीम अप करके अपने बच्चे को अपने साइड रखता था, जिसकी वजह से लवांग जी पूरा टाइम विभूषण को मनाता था और बच्चे भी विभूषण के आगे पीछे घूमते थे। आई होप आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी हो, और मैमून आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आपकी दरख्वास्त पे मैंने स्टोरी बनाई थी, तो हो सकता है मैंने इसके साथ जस्टिस किया हो। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये वाली एफएफ, प्यारी सी एफएफ यहाँ पर ख़त्म होती है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एफएफ के साथ। तब तक के लिए गाइज़ अपने अपने विचार ज़रूर से
चैनल पे शेयर कर दे पोस्ट के अंदर। और आपको शियांग वैन वांगशन जो FF चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।